गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको मंजरी का सेकंड चैप्टर पढ़ाया है। उम्मीद है कि सेकंड चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर का नाम काकी, और वो चैप्टर समझ में आया होगा आपको। और उसके साथ मैंने उसका पीडीएफ प्रश्न उत्तर भी भेज दिया है। बच्चों, कई बच्चों ने सवाल किया है कि मिस कविता मुझे लिखना है, उसका भावार्थ कि नहीं लिखना है। मैंने पहली कविता के साथ आपको संदर्भ लिखना भी बताया है, और कविता जो मैं बोल रही हूँ उस कविता को चाहे आप तो वीडियो पॉज कर करके आप उसका अर्थ लिख सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है जिसमें मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं। अब बार बार आप वही सवाल करते हैं कि मिस आप ये बताइए वो बताइए। आप ध्यान से पहले वीडियो सुनिए, बाकी कुछ दिक्कतें हों तो आप पूछिए, बार बार पूछिए। लेकिन एक ही सवाल हर बार पूछना, इसका मतलब आप ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पहले ध्यान से देखिए, उसको समझिए। अगर कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो फिर आपको जो सैटरडे को क्वेश्चन आवर मिलेगा उसमें आप अपने सवाल को रखिए, और बार बार वो सवाल दोहराइए मत प्लीज़। वो एक बार जो सब आंसर दिया जाता है वो सब बच्चों के लिए है। तो मैंने आपको इसके साथ पीडीएफ भी भेजा है, आप प्रश्न उत्तर फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, उसके शब्दार्थ लिख लीजिएगा, और चैप्टर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। सारे पोयम के भावार्थ लिख लीजिएगा, पोयम लिख लीजिएगा उसका। मैंने पोयम भी साइड में लिख दिया है। चूँकि बिहारी के दोहे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए बिहारी के दोहे को मैंने दो दो बार बोल दिया है। आप उसको क्लियरली सुन के, मेरी आवाज़ को सही तरीके से सुन के आप लिख सकते हैं उसको। तो आज मैं आपको मंजरी का तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी, और उस पाठ का नाम है सच्ची वीरता। बच्चों, सच्ची वीरता जो आपका पाठ है उसको सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। सरदार पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं। उन्होंने सच्ची वीरता पाठ में वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और उनके स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने ये बताया है कि सच्चे वीर जो पुरुष होते हैं वो कितने धैर्यवान होते हैं और कितने स्वाभिमानी होते हैं। क्योंकि वीर पुरुष बार बार जन्म नहीं लेते, और वो एक बार जन्म लेने के बाद भी सदियों तक उनकी आवाज़ गूंजती रहती है। इसलिए वीर पुरुषों के बारे में उन्होंने जो लिखा है, अब मैं उसको वर्णन कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। वो बता रहे हैं कि सच्चे वीर पुरुष बहुत धैर्यवान होते हैं, गंभीर होते हैं, वो वाचाल नहीं होते अर्थात ज़्यादा नहीं बोलते, और आज़ाद होते हैं, और वो स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वो किसी की बातों में नहीं आते, और जो उनका मन कहता है, दिमाग कहता है, वही वो करते हैं। वो जल्दी हतोत्साहित नहीं होते अर्थात जल्दी निराश नहीं होते, और उनके अंदर उत्साह की कमी नहीं होती। उन्होंने कहा कि उनकी मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र के समान होती है। अर्थात जिस प्रकार हम समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते, उसी तरह वीर पुरुष के मन की गहराई को भी नहीं नाप सकते, और उनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि ये वीर पुरुष समुद्र के समान विशाल, गहरे और आकाश की तरह स्थिर और अचल होते हैं। अर्थात वीर पुरुष जो होते हैं उनकी गहराई को हम नहीं नाप सकते, उनकी जो शक्ति है, उनकी ताकत है, उनकी जो स्थिरता है, उनका हम अनुमान नहीं लगा सकते। वो वाचाल नहीं होते, केवल बोलने वाले नहीं होते, वो कर दिखाने वाले होते हैं। इसलिए वीर पुरुष की जो धीरता है, गंभीरता है, वो समुद्र के समान होती है। जब भी ये कोई बात करते हैं अर्थात जब भी ये कोई काम करते हैं तो वो शेर के समान गरजते हैं, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार शेर गरजता है और उसकी दहाड़ सुनाई देती है, उसी प्रकार वीर पुरुष भी दहाड़ उनकी सुनाई देती है। और उस दहाड़ के आगे, क्योंकि वीर पुरुष बार बार नहीं बोलता, बार बार कोई काम नहीं करता, और एक ही बार जो काम करता है, अच्छा काम करता है, उसकी आवाज़, उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। तो बच्चों, लेखक ने कहा है कि जब भी वो कोई काम वीर पुरुष करते हैं
तो कई पीढ़ियों तक उनके कारनामे को याद किया जाता है। कई पीढ़ियों तक हम कहानी के रूप में उनकी वीरता का गुणगान करते हैं और फिर वही उस समय उन व्यक्ति जो है सारे कामों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उनकी वीरता की गाथा को सुनता है। सदियों तक उनकी गाथाएं गूंजती हैं, जनमानस में गूंजती रहती हैं और वो एक उदाहरण समाज के लिए बन जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग वीर पुरुष का उदाहरण देते हैं। लेखक ने आगे बताया है, समझाया है कि एक बार एक बागी अर्थात बगावत करने वाला, विद्रोह करने वाला और बादशाह के बीच में बात होती है। बादशाह ताकतवर होता है और बागी, उसके पास तो कुछ भी नहीं होता, वो अपनी ताकत कैसे दिखा सकता था। लेकिन वो गुलाम जो था, जो बागी हो गया था, जो गुलाम था, जिसको बादशाह ने कैद में रखा था, वो दिल से आज़ाद था। अर्थात उसके दिल पर उस बादशाह की कोई पाबंदी नहीं थी, वो उसको कैद नहीं कर पा रहा था, व्यक्ति को कैद करके रखा था, लेकिन उसके दिल को, उस व्यक्ति के दिल को वो कैद नहीं कर पा रहा था। उस वीर पुरुष ने कहा, बादशाह ने जब उसकी वीरता को देखा तो बादशाह को लगा कि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसलिए उस वीर पुरुष के आगे वो नतमस्तक नहीं होना चाहता था। तो बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मेरे पास इतनी ताकत है कि तुम मेरे पास कैद हो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम कर ही क्या सकते हो। इस पर उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैं फांसी तो चढ़ जाऊंगा, तुम मुझे जान से मार दो, परंतु मैं तुम्हारा तिरस्कार फिर भी कर सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें अपमानित कर सकता हूँ। तो ये वीर पुरुष, क्योंकि उसने, उस गुलाम ने जो कैद था बादशाह की गिरफ्त में था, फिर भी उसने अपनी वीरता दिखा दी, अपने वचनों के द्वारा उसने अपनी वीरता दिखा दी और सारे बादशाहों को, सारे राजाओं को उनकी सीमाएं बता दी कि तुम हमको, हमारे शरीर को कैद कर सकते हो, हमारे दिल और दिमाग को तुम कभी भी कैद नहीं कर सकते, वहाँ अपनी ताकत तुम नहीं दिखा सकते। इसलिए वो बादशाह जो है वो ठिठक जाता है, उस वीर पुरुष के आगे ठिठक जाता है। बस वो, उसने कहा, उसकी बातों को समझकर लेखक ने आगे लिखा कि बस इतनी ही शेखी, इतनी ही अकड़, शेखी मतलब हेकड़ी या फिर अकड़, उन्होंने कहा कि बस इतनी ही शेखी और इतनी ही अकड़ जो होते हैं राजा, जो झूठे होते हैं, कायर होते हैं, वो लोगों को डरा देते हैं और लोग अपने शरीर को ही अपने जीवन का केंद्र बिंदु समझने लगते हैं और लोग डर जाते हैं और जरा सा कोई हाथ लगाता है तो वो डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। अर्थात हम अगर अपने शरीर को ही मानते हैं कि हमारा शरीर दूसरे की बदौलत है, तो हम किसी की गलत बातों का भी विरोध नहीं कर पाते और जो ताकतवर व्यक्ति होता है शारीरिक रूप से, वो हमको मारता है, पीटता है और हम उसके आगे अपने स्वाभिमान को गिरवी रख देते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये ताकत जो है, ये ताकत और ये वीरता उस गुलाम कैदी ने बादशाह को दिखाया कि हम अपने जीवन को, अपने शरीर को ही केवल अपने जीवन का केंद्र ना समझें, अर्थात जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही करने का, कहने का प्रयास करें। उसने कहा कि हम केवल शरीर के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए इन राजाओं की पूजा करने लगते हैं। पूर्ण सिंह ने आगे बताया है कि हम अपने शरीर की रक्षा के लिए, ताकि हमारा ये कुछ बिगाड़ ना सकें, इसलिए हम अपने शरीर की रक्षा के लिए इन राजाओं की बातों को मानते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चे वीर पुरुष जो होते हैं, अपने प्रेम के बदौलत वो लोगों के दिलों में हमेशा घर बना लेते हैं, अर्थात लोगों के दिलों को बांध लेते हैं। उन्होंने कहा कि बिना फौज, बिना सेना के, बिना बंदूक के वो दिल से शहंशाह होते हैं, वो दिल के बादशाह होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये शहंशाह होते हैं और बादशाह होते हैं। उन्होंने कहा कि मंसूर ने अपनी मौज में, अर्थात अपने आप को खुदा समझ के कहा कि मैं खुदा हूँ।
दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है। काफिर का मतलब होता है जो ईश्वर में आस्था न रखता हो। मंसूर जो राजा था उसने कहा मैं ही खुदा हूँ, लेकिन दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है। अर्थात लोगों ने कहा कि ये ईश्वर में विश्वास आस्था रखने वाला व्यक्ति नहीं है। फिर उसने अपने कलाम को बंद न किया, वो बोलता रहा, मगर पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसकी शरीर की बुरी दशा की और हर बार उसके मुंह से अनलहकम अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, और फिर उसके बाद वो सूली पर चढ़ जाता है। बार बार वो ईश्वर की ताकत को उसने ईश्वर की ताकत को चेतावनी दिया, लेकिन फिर उसको फांसी पर चढ़ना ही पड़ा। उसके लिए फांसी पर चढ़ना केवल खेल मात्र था। महाराजा रणजीत सिंह जो बहुत ही वीर पुरुष माने गए हैं, उन्होंने अपनी फौज से कहा कि अटक के पार चले जाओ, सिंधु नदी के पार चले जाओ। लेकिन सिंधु नदी उस समय भयंकर उफान में थी उस समय। तब लोगों ने उनके फौज ने उत्साह नहीं प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये नदी तो इतनी चढ़ी हुई है, हम सब डूब जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन उनके वीर को जोश नहीं आया। जो उनके सेनापति थे, जो सेना के जवान थे, वो उनके अंदर वो जोश पैदा करने के लिए महाराणा रणजीत सिंह ने उस नदी में अपने घोड़े को उतार दिया और ऐसा कहा गया कि अटक सूख गई, अर्थात सिंधु नदी सूख गई और सारे सेना नदी के पार हो गए। तो ये वीरता है, ये वीरता की कहानी सरदार पूर्ण सिंह ने लिखी है। ये जनश्रुति है, लोगों के द्वारा कही गई, लोगों के द्वारा बताई गई कहानियां हैं, लेकिन इससे वीरता का पता चलता है। हम एक पीढ़ी अगर किसी वीरता के कारनामे को करती है तो सदियों तक उसकी पीढ़ियां, उसके आसपास के लोग उसकी वीरता की कहानी को कहते, सुनते और सुनाते आते हैं। तो इस प्रकार ये जनश्रुति की बातें हैं। अब एक जगह उन्होंने एग्जाम्पल और उदाहरण और दिया है। एक जगह उन्होंने उदाहरण दिया है कि लाखों आदमी लड़ाई में मरने मारने को तैयार हो रहे थे और आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने जो चढ़ना चाहा उनको असंभव लगा और वो सोचे कि वो पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, आल्प्स के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन नेपोलियन को जोश आ गया, वीर था वो, उसको जोश आया और उसने अपने फौज से कहा कि आल्प्स कहाँ है, वो तो है ही नहीं। और इसलिए सब लोग पहाड़ के पार चले गए। कहने का तात्पर्य ये कि जिस भी काम को हम करना चाहें, अगर हम सच्ची ईमानदारी, लगन और मेहनत से करते हैं तो हम उस काम को कर जाते हैं। मेरे सामने बहुत सारी ऐसी रुकावटें, ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमको उस काम को करने से मना करती हैं, फिर भी हम उस काम को कर डालते हैं। बस अंदर अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। ये सारे जो कहावत कहे गए हैं वो इसलिए कहे गए हैं कि हम अपने अंदर उस वीरता को, उस स्वाभिमान को, उस आत्मसम्मान को पैदा करें, ना कि हम पहाड़ चढ़ जाएं। अर्थात वो पहाड़ चढ़ना वो एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेपोलियन ने अपने जवानों से कहा कि पहाड़ तो कुछ है ही नहीं, ये तो हम लोग पार कर सकते हैं। तो उनको वो पहाड़ भी, उनके सेना के जवानों को लगा कि जब मेरा राजा ही इसको पार कर सकता है तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है, और वो सब पार कर गए। तो इस प्रकार व्यक्ति के वीरता की अभिव्यक्ति का तात्पर्य होता है बोलने की आज़ादी। तो वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कई लोगों की वीरता केवल लड़ने में, मरने में और तलवार तोप के सामने आकर जान गंवाने में होती है। वो उसी में अपनी वीरता को समझते हैं। कई लोग यही समझते हैं कि हम युद्ध भूमि में चले जाएंगे, तलवार तोप के सामने आकर अपनी भी वीरता का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फिर दूसरे की तलवार की चोट से घायल होकर मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, वीरता की बात यहीं समाप्त हो जाएगी और मेरी वीरता की कहानियाँ प्रचलित हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जान गंवाना
वीरता की निशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल जीवन के गूढ़ सत्य जो हैं, जो हमारे जीवन के मूल सत्य हैं, तत्व हैं, और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा होकर भी विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। उनकी वीरता की कहानी दूर दूर तक प्रचलित हो जाती है। वीरता एक अंतः प्रेरणा है, हमारे मन के अंदर से निकले हुए भाव हैं। वीरता के भाव हमारे मन के अंदर होते हैं और इसका विकास तभी हुआ जब भी कभी एक नया काम हो गया, एक नई रौनक, एक नया बहार संसार में छा जाता है और वीरता हमेशा निराली होती है। अर्थात एक ही तरह की वीरता करने वाले पुरुष नहीं होते, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंग में, अलग अलग कायदे से वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं रोज अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन जब भी वो करते हैं एक नए स्वरूप को लेकर सामने प्रकट हो जाते हैं और फिर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो सच्चे वीर पुरुष जो होते हैं वो सबका दिल जीत लेते हैं, सबका दिल जीतने में वो माहिर होते हैं और उन्हीं का मन, सच्चे वीर पुरुष जो बताते हैं, जो दिखाते हैं, उन्हीं का मन सबका मन हो जाता है। अर्थात वीर पुरुष के समान सब लोग अपने आप को समझने लगते हैं और वीर पुरुष के जो विचार होते हैं, चूंकि अपने कर्म के द्वारा अपनी वीरता का प्रदर्शन वो करता है, इसलिए वीर पुरुष के विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके जो उसने संकल्प लिया है, जो दृढ़ निश्चय करता है, वो दृढ़ निश्चय सबके हो जाते हैं। अब बात ये उठती है कि वीर पुरुष होते कैसे हैं और वीर पुरुष आते कहाँ से हैं। तो बच्चों, वीर पुरुष सरदार पूर्ण सिंह जी ने जो कहानी लिखी है उसका तात्पर्य, उसका सारांश यही है कि वीर पुरुष कारखाने में नहीं बनाए जाते, वीर पुरुष का निर्माण नहीं किया जाता। वो कोई मिट्टी के पुतले नहीं है कि हमने उस मिट्टी के पुतले में जान डाल दी और वो वीरता की निशानी कायम करने में सफल हो गए। वीर पुरुष तो अपने आप पैदा होते हैं, सदियों में एक बार पैदा होते हैं और कई सदी तक अपना नाम छोड़ जाते हैं। वो कारखाने में नहीं बनाए जाते। हम कारखाने में असलहे बनाते हैं, हम कारखाने में अन्य सामान बनाते हैं, लेकिन वीर पुरुष को हम कारखाने में नहीं बना सकते। जिस प्रकार देवदार के वृक्ष को जंगल में कोई पानी देने नहीं जाता, वो अपने आप जंगलों के बीच में रहकर हरे भरे और बड़े और लंबे आसमान में दिखाई देने लगते हैं। वो ताड़ के वृक्ष भी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन बिना किसी के, इसी प्रकार वीर पुरुष भी जो है बिना किसी के हाथ लगाए भी तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर जब उनकी आवश्यकता होती है वो खड़े हो जाते हैं और अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगते हैं। क्योंकि वीर पुरुष बार बार चिल्लाकर, अपनी आवाज़ को केवल चिल्लाकर, अपने कर्तव्य दिखाकर किसी के सामने प्रकट नहीं करता। वो तो आवश्यकता पड़ने पर आता है और आवश्यकता पड़ने पर आके अपनी वीरता का प्रदर्शन कर जाता है। हर बार वो केवल अपनी छाती ठोककर कि मैं वीर पुरुष हूँ, मैं वीर पुरुष हूँ, ये कहता नहीं है, बल्कि जब भी कोई काम पड़ता है वो सामने उपस्थित हो जाता है। और केवल ये कहना कि मैं वीर पुरुष हूँ और जब कभी समय आए तो पीछे हट जाना, अपनी वीरता का परिचय न देते हुए अपनी नाकामी छुपाकर केवल बार बार छाती ठोकर कहते हैं कि मैं वीर पुरुष हूँ और जब समय आने पर अपनी बुज़दिली दिखाता हूँ, तो ये पहले दर्जे की बुज़दिली कहलाती है, अर्थात कायरता कहलाती है। और वीर पुरुष तो ये समझता है कि मनुष्य का जो जीवन मिला है वो बहुत थोड़ा सा है और इस जीवन को सार्थक जगह पर लगाना चाहिए, इस जीवन को सार्थकता की दिशा में ले जाना चाहिए। इसलिए वो हमेशा सार्थक दिशा की ओर बढ़ता है और वह एक बार के लिए काफ़ी है, क्योंकि माना जाता है कि बंदूक से निकली हुई गोली एक बार एक व्यक्ति को मारने के लिए काफ़ी है। इसलिए वीर पुरुष अपनी वीरता का प्रदर्शन जीवन में एक बार करना चाहता है और सदियों तक अमर हो जाना चाहता है। उसने कहा कि कायर पुरुष जो है इसको बहुत ही कीमती हथियार मानते हैं और इसीलिए वो बार बार उसका प्रयोग करते हैं। और जब भी वो बढ़े हैं
आगे बढ़ते हैं और फिर पीठ पीछे चले जाते हैं, अपनी पीठ पीछे दिखाकर चले जाते हैं। यही कायरता है और यही उनका मनोबल जो है गिर जाता है। और जबकि उनकी तुलना गरजने वाले बादल से की गई है। लेखक ने कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले बादल से की है कि जिस प्रकार गरजने वाले बादल आकर गरज कर चले जाते हैं, लेकिन जो बरसने वाले बादल होते हैं थोड़े ही देर में आसमान में छाते हैं और मूसलाधार बारिश करके वो फिर चले जाते हैं, फिर आसमान साफ हो जाता है। तो वीर पुरुषों की तुलना लेखक ने इस प्रकार की है। उन्होंने कहा कि वीर पुरुष का जो शरीर होता है वो दुनिया की समस्त ताकतों का भंडार होता है। उन्होंने ये बताया है कि उनका मन का ताकत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, वो मन से ताकतवर होते हैं। लेकिन कुदरत का यह केंद्र बिल्कुल हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए, लेकिन वीर पुरुष कभी अपनी बातों से, जो दैवी केंद्र है उनका मन, वो वहाँ से अचल रहते हैं, अर्थात उनको कोई हिला नहीं सकता। लेखक ने आगे कहा है कि वो वीर पुरुष है क्या जो टीन की बर्तन की तरह हो। टीन का बर्तन का उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया है कि बच्चों, टीन का बर्तन जैसे ही हम आग पर चढ़ाते हैं वो झटपट गर्म होता है, लेकिन थोड़े ही देर में टीन का बर्तन फिर ठंडा हो जाता है। तो वीरता ऐसे किस काम की कि किसी भी काम को करने के लिए वीर पुरुष आगे तो आता है, लेकिन थोड़े ही देर में वो फिर पीछे हटने लगता है। तो ऐसी वीरता किस काम की? ऐसे वीर पुरुष नहीं होते हैं जो थोड़े ही समय के लिए केवल अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि सदियों तक नीचे आग जलती हो, सदियों तक नीचे आग जलती हो और शायद गर्म भी हो, लेकिन हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल उसकी वाणी ठंडी हो। अर्थात उन्होंने कहा है, वीरों का उदाहरण दिया है कि सदियों तक उसके नीचे से लौ धधकती हो, शायद हजारों हजारों साल तक उसके ऊपर बर्फ पड़ी हो, लेकिन फिर भी जो उनकी आवाज़ है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता। यह वीरता का एक चिन्ह है और ये कहा गया है कि सत्य की सदा जीत होती है। उन्होंने कहा है कि विजय वहीं प्राप्त होता है जहाँ पवित्रता है, जहाँ धर्म है, जहाँ प्रेम है, वहीं सत्य है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया भी तो धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर ही टिकी है। जो हमारे नियम हैं, जो धर्म है, उसी पर दुनिया टिकी हुई है और हम उस नियमों के साथ चलते हैं। अगर उस नियमों के साथ अपने आप को हम बांध लेते हैं तो फिर उसी की विजय होती है। अब लेखक ने यह कहा है कि जब भी हम किसी के द्वारा वीरता की बात सुनते हैं तो हमारे अंदर भी त्वरित वीरता की लहरें उठती हैं और हमारे ऊपर उस वीरता का रंग चढ़ जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक टिकता नहीं, अर्थात चिरस्थायी नहीं होता। इसलिए हमको आवश्यकता है कि अपनी वीरता को बना कर रखें, बुज़दिली न आए, बुज़दिली हमारे जीवन में न आए। हमारे काम थोड़े ही हों लेकिन अच्छे भले वीर पुरुष की तरह हों। उनका ये कहना है कि केवल हम दिखाने के लिए काम ना करें, केवल दिखाने के लिए हम काम ना करें, दिखाने के लिए हम वीर ना बने। इस प्रकार टीन के स्वभाव को छोड़कर, जो उन्होंने टीन के बर्तन का उदाहरण दिया है, उस स्वभाव को छोड़कर अपने जीवन में सच्चाई का निवास करें। केंद्र जो है, केंद्र बिंदु सच्चाई को बनाएं और उस सच्चाई की चट्टान को दृढ़ता से हम पकड़े रहें और उसी के सहारे खड़े हो जाएं और बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तह में घुसें, अर्थात हम सच्चाई से विमुख ना होकर सच्चाई को अपनाएं। तब जाके हम सच्चे वीर पुरुष कहलाएंगे और दुनिया में एक नए प्रकार का रंग खिलेगा। तो बच्चों, ये सच्ची वीरता जो कहानी है, ये लेखक ने समझाया है जो हमको, वो हम लोगों को अच्छे प्रकार समझ में आ गया। उन्होंने ये बताया है कि वीर पुरुष वही होते हैं जो स्वयं एक दिन संसार के सामने आते हैं और फिर अपने गुणों को सबके सामने प्रकट करते हैं और अपने क्रियाकलापों से ही संसार के सामने पूज्य हो जाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि मंजरी का तीसरा चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप इस
चैप्टर को पूरी तरह से सुन लीजिएगा मैंने जो समझाया है। अगर आपको कहीं से किताब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसके साथ PDF भी भेजूंगी। प्रश्न उत्तर आप कर लीजिएगा, संदर्भ सहित व्याख्या करिएगा भावार्थ की, कविताओं की, और प्रश्न उत्तर गद्य का जो मैंने दिया, कहानियों का, काकी का और सच्ची वीरता पाठ का प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा और उसके शब्दार्थ लिख लीजिएगा। और फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो शनिवार को जो आपका टाइम दिया गया है उस शनिवार के टाइम का आप अच्छा से प्रयोग करिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि बार बार एक ही सवाल को मत दोहराइए। आपने जो जो सवाल किए हैं मैंने उसके आंसर दे दिए हैं आपको। आप ध्यान से सारे वीडियो को सुनिए, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा परेशान ना हो, आप वीडियोस को देख के अपनी जो परेशानी है उसको दूर करिए। धन्यवाद बेटा।